हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको 11th का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे पे बोला था ड्यूरिंग द डिस्कशंस ऑफ सिलेबस ऑफ 11th फिजिक्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं यूनिट फर्स्ट पढ़ाने के बाद, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाने के बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 9 है, यूनिट 9 चैप्टर 9 पढ़ाऊँगा। वैसा ही बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर का पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। यूनिट एंड मेजरमेंट इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जितने भी प्रॉपर्टी है उन सभी के यूनिट के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो वो हमने आइडिया देख लिया और उससे रिलेटेड कुछ जो बातें रहेगी वो फर्दर पूरे ड्यूरिंग द इंटायर सिलेबस हम उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। यूनिट एंड डायमेंशंस जो चैप्टर है वो कभी फिनिश ही नहीं होता, हमेशा कंटिन्यू होता है। कभी भी साइड में चैप्टर को टॉपिक को हमने उसे रोका, वहाँ पे उसके डायमेंशंस एनालिसिस, उसके फार्मूले, उसके यूनिट की हम बातें कभी भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट पढ़ने के बाद हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पढ़ते तक, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, 11th पूरी तरह से कंप्लीट होता भी नहीं है और बोर्ड के एग्ज़ाम होते नहीं हैं। तो हम क्या हो जाते हैं, थोड़े से इन चीज़ों को नहीं कवर कर पाते हैं। हमारे समर वेकेशंस चल रहा है, हम लोग छुट्टियों पे हैं, तो इस समर वेकेशंस के अंदर ही हम ये सभी चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। और बाकी जैसे ही स्कूल्स ओपन होंगे फिर से हम वहीं पे चैप्टर पे होंगे और क्लास के साथ साथ ये क्लास से पहले हम लोग चलते रहेंगे और सिलेबस को कवर करते रहेंगे। तो ठीक है, आज हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की मैं बात करूं तो ये कोई भी हमारे पास जो सॉलिड्स है ना, उन सभी सॉलिड्स पे जब हम लोडिंग करते हैं ना तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो अफेक्ट होती है, या फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमें जानना होता है। उन प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो ठीक है, आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हम कहेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2024 है, उसके अकॉर्डिंग जो हमें सिलेबस कवर करना है फॉर मैकेनिकल, किसके लिए, फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसके लिए उन्होंने जो सिलेबस डिसाइड किया है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, या फिर हमें यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हमें कवर करना है हुक्स लॉ क्या होता है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। बल्क मॉडुलस क्या है, शियर मॉडुलस, या फिर हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया सिर्फ चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में इसकी एनालिसिस नहीं करना है। और लास्ट में हमारे पास टॉपिक है पॉइजन्स रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी। ये जो है नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 के अकॉर्डिंग हमें कवर करना है या हमें पढ़ना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि इन सभी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। जब वो कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से आएंगे तभी इन टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में मैं बेसिक्स की बातें करने वाला हूँ कि वो सब बातें जिन बेसिक्स को पढ़ने के बाद हमें ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए, जो कि हमें बोर्ड में भी यूज़फुल हो, साथ ही साथ यदि मैं नीट का JEE का एग्ज़ाम हम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें यूज़फुल हो। तो ठीक है, तो इसके बाद ये एक लेक्चर बनाने के बाद मैं फिर से एक लेक्चर और बनाऊंगा, वो भी बेसिक लेक्चर होगा। उसके बाद हमारे ये सिलेबस जो है तेज़ी से कवर होने लगेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या होता है। इसके चैप्टर का नाम है, तो इस चैप्टर को हमें नाम तो पता होना चाहिए। इस चैप्टर का नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्यों रखा गया, या फिर इसमें हम क्या देखने वाले हैं, क्या होने वाला है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ें तो उस चैप्टर का जो नाम दिया जाता है उसका कुछ लॉजिक होता है। उस लॉजिक को यदि आप समझ गए ना तो आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यदि लॉजिक नहीं समझे तो फिर चैप्टर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, या फिर कहें बेसिक ऑब्जेक्टिव, इज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर लोडिंग कंडीशंस। मान लीजिए कि हमारे पास कोई ये मटेरियल है, ये जैसे AC का रिमोट है, इसमें मैंने फोर्स लगाया है, लोड लगाया, पुल करने का हो सकता है, कंप्रेस, ऐसे मैं लोड लगा रहा हूँ, इसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो लोडिंग कंडीशंस में ये मटेरियल कैसा बिहेव करेगा, इस मटेरियल के अंदर क्या क्या होगा, इन सभी का जो एनालिसिस मैंने इस पर लोड लगाया है, फोर्स लगाया है, उसकी वजह से इसमें क्या बदलाव आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, और या फिर क्या चीज़ें चेंज होंगी, कैसा फोर्स होगा, इस पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो कोई इंटरनल फोर्स या फिर कोई इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स इसको मेरे फोर्स को अपोज करेगा। ये सब डिस्कशन इस यूनिट इस चैप्टर में होने वाला है। तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर्स ऑफ मटेरियल अंडर द लोडिंग कंडीशंस। और ये हमारा जो मटेरियल का बिहेवियर्स है ये दो तरह का होता है, एक तो होता है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, दूसरा होता है प्लास्टिक बिहेवियर्स ऑफ मटेरियल्स। इलास्टिक बिहेवियर्स ऑफ मटेरियल्स की बात करें तो जब हम किसी भी सॉलिड्स पे जब हम लोड लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होते हैं। जैसे ही हम उस लोड को रिमूव करेंगे, फोर्स को रिमूव करेंगे, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशंस में आ जाते हैं। तो ये मटेरियल का जो ये बिहेवियर है ना, इस बिहेवियर को हम इलास्टिक बिहेवियर कहते हैं। इलास्टिक बिहेवियर को सबसे अच्छा समझने के लिए बचपन से आपने देखा होगा रबर को कुछ लोग हमारे फैमिली, हमारे मदर उधर बोलते हैं इसकी इलास्टिक ख़राब हो गई है। वो हमसे ज़्यादा टेक्निकल थे। इलास्टिक ख़राब क्यों हो गई? क्योंकि इलास्टिक एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम उसको खींचें और फिर या फिर उस पर लोड लगाएं तो उसमें कुछ इलोंगेशंस होगा, छोड़ दें तो फिर ओरिजिनल पोजीशंस में आ जाए। मतलब लोड लगाएं तो डिफॉर्मेशंस होगा। डिफॉर्मेशंस क्या है? डिफॉर्मेशंस मैं आपको बताना चाहूँगा। डिफॉर्मेशंस क्या है कि यदि कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी एटम्स अपने पोजीशंस को चेंज कर ले, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशंस। क्या बोलेंगे उसको? हम डिफॉर्मेशंस बोलेंगे। तो मतलब लोड लगाने की वजह से यदि उसने अपनी पोजीशंस को चेंज किया तो उसमें डिफॉर्मेशंस हुआ। लोड को हम हटा दें तो ओरिजिनल पोजीशंस में वापस आ जाता है। तो ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल का बिहेवियर है, ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल का, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। यदि एक बार लोड लगाने के बाद, डिफॉर्मेशंस होने के बाद यदि वो अपने ओरिजिनल पोजीशंस में नहीं पहुँच पाता है तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इलास्टिक बिहेवियर सब सॉलिड्स की मैं बातें करने जा रहा हूँ। तो इलास्टिक बिहेवियर सब सॉलिड्स को समझने के लिए आप कह सकते हैं सबसे पहले में सॉलिड्स को पता होना चाहिए। तो सॉलिड्स में क्या होते हैं? जितने भी इन सॉलिड्स ईच एटम एंड मॉलिक्यूल्स इज सराउंडिंग बाय नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आप कोई भी देख लीजिए, जैसे आपके पास कोई ये रिमोट है या फिर आप कहेंगे कि ये हमारे पास बॉटल्स है, तो इसमें क्या है कि एक मॉलिक्यूल्स के जस्ट बगल क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल्स है। और जैसे ये मैंने कोई ब्लॉक बना दिया, क्या बना दिया? ब्लॉक बना दिया। ये हमने क्या बना दिया? ब्लॉक बना दिया। तो यहाँ पे क्या है कि सॉलिड्स है ये, इसमें एक मॉलिक्यूल्स के सराउंडेड है बाय नेबरिंग एटम्स से। ये सॉलिड्स में होता है। गैस, लिक्विड में भी ऐसा होता है, लेकिन गैस में एक मॉलिक्यूल्स हो सकता है यहाँ पे, दूसरा मॉलिक्यूल्स हो सकता है बहुत दूरी पे हो, तो हो सकता है उसके जस्ट पास में दूसरा मॉलिक्यूल्स ना हो। दूसरा, दे आर बाउंडेड टुगेदर बाय इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज। वो आपस में, आप जानते हैं जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में जो इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग होती है, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिक्विड में और कम होते हैं, गैसेज में सबसे ज़्यादा कम होते हैं। तो वो आपस में एक फिक्स्ड पैटर्न में, एक फिक्स्ड शेप में इसलिए हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स के थ्रू बाइंड है। तो दे आर बाउंडेड टुगेदर बाय इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस एंड स्टे इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस। इसीलिए जैसे ये हमारा पेन है, इसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बाउंड है, जिसकी वजह से ये एक फिक्स्ड शेप में है। ठीक है, कैसे है? फिक्स्ड शेप में है। नेक्स्ट यदि हम बातें करें, व्हेन सॉलिड इज डिफॉर्म द एटम और मॉलिक्यूल्स, atom and molecules are displaced from their equilibrium position causing changes in the interatomic distance। अब देखिए, जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्टिक्स है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स लगाने की वजह से टूट गया और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हो गए अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो आप कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो क्या हो गया? डिफॉर्म हो गया। बॉडी क्या हो गया? डिफॉर्म। जैसे कि मेरा हाथ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये तो मैं फोर्स लगा के खींच लूँ, यहाँ से आगे मूव कर गया, मतलब मॉलिकुलर जो मॉलिक्यूल्स है वो डिस्प्लेस्ड हो गया अपने पोजीशन से, तो कहेंगे ये डिफॉर्म्ड हो गया। तो आप कहते हैं हाथ टूट गया।
तो मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशंस को चेंज कर लें, एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशंस बोलते हैं। और उनका इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस या फिर कहेंगे जो इनके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ड्यूरिंग डिफॉर्मेशंस। तो सबसे अच्छा समझने के लिए, हम इसको समझने के लिए हमारे पास एक स्प्रिंग मॉडल है। ये एक मॉलिक्यूल्स है, दूसरा मॉलिक्यूल्स है, 3 4 ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। और इन मॉलिक्यूल्स को हम ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ये क्या है, आपस में स्प्रिंग से बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं, स्प्रिंग से बंधे हुए हैं। स्प्रिंग क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये स्प्रिंग जो है इंटर मॉलिकुलर फोर्स को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, इंटर मॉलिकुलर, या फिर आप कहेंगे ये इंटर एटॉमिक फोर्स को डिनोट कर रहा है। किसको, इंटर एटॉमिक फोर्स को डिनोट कर रहा है। जब फोर्स लगाएंगे तो मॉलिक्यूल्स जो होता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होता है। फोर्स या लोड लगाएंगे तो इंटरमॉलिकुलर जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होता है। जैसे ही फोर्स हटा देंगे, हो सकता है वो अपने वापस पोजीशंस पे आ जाए। यदि वापस पोजीशंस पे आ जाए तो ये जो बिहेवियर कहलाएगा सॉलिड्स का, इसे हम बोलेंगे इलास्टिक बिहेवियर। यदि वापस नहीं लौट पाया तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बिहेवियर। तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बिहेवियर। तो मैंने कहा व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड द इंटर एटॉमिक फोर्सेस टेंड्स टू ड्राइव देम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस। ओरिजिनल पोजीशंस पे वापस आ गए, दस द बॉडी रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड दिस प्रॉपर्टी या बिहेवियर इज नोन एज इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। मतलब जैसे मैंने इसको यहाँ पे फोर्स लगाया और खींचा तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आया, मैंने छोड़ दिया, फिर से वापस इसी पोजीशंस पे चला गया। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स है या जो बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स है, इस बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। लेकिन मान लीजिए फोर्स या लोड लगाने की वजह से उसने अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हुआ, लोड या फोर्स रिमूव करने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे नहीं पहुँच पाया, तो वो जो बिहेवियर्स ऑफ सॉलिड्स होगा उसे हम बोलेंगे प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। उसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो अब हमें समझने की ज़रूरत ये है कि इंटर मॉलिकुलर फोर्स या फिर इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होते हैं। इंटर मॉलिकुलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स, ये इंटर मॉलिकुलर और इंटर एटॉमिक फोर्स एक ही हैं। तो कहने का मतलब है कि सॉलिड्स में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है ना, वो अरेंज्ड है किसी फिक्स्ड पैटर्न में। जैसे डस्टर है, उसका कोई शेप है, पेन है, कोई शेप है, तो ये किसी पैटर्न में या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसा मतलब स्ट्रक्चर है जो कि मॉलिक्यूल्स के आपस में टुगेदर बाउंड होने की वजह से है। तो ये आपस में बाउंड किसकी वजह से हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्स या फिर इंटर एटॉमिक फोर्स। आप कहेंगे इन सॉलिड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन सच वे दैट ईच मॉलिक्यूल एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स ड्यू टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। नेबरिंग मॉलिक्यूल्स की वजह से ये आपस में बाउंड्स हैं, अरेंज्ड हैं। तो ये जो फोर्स है उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इंटर मॉलिकुलर फोर्स, या फिर कहेंगे दीज फोर्स आर नोन एज इंटर मॉलिकुलर फोर्स या फिर इंटर एटॉमिक फोर्स। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कुछ इस तरह से शेप है। ये शेप क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज्ड है। हो सकता है कि शेप ऐसा हो क्योंकि मॉलिक्यूल्स इस शेप में अरेंज्ड हैं। तो ये सब सॉलिड्स हैं, इनका शेप जो है फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि इनके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स है जो कि उस शेप को फिक्स्ड किए हुए हैं और उनकी वजह से ये बना हुआ है। अब बात आती है फोर्स की, बात आती है किसकी, फोर्स की। फोर्स यहाँ पे हमें समझने के लिए फोर्स दो तरह के होते हैं। फोर्स की हम बात करें तो फोर्स दो तरह से होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो ये तो होता है एक्सटर्नल फोर्स। क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। और एक होता है इंटरनल फोर्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसे और ज़्यादा डीप में बोलना चाहूँ तो मैं कहूँगा इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। जब किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं या फिर लोड लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशंस होता है। लेकिन इस दुनिया जहान में कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है जो कि डिफॉर्म होना चाहती है। कोई भी डिफॉर्म नहीं। जैसे हम आप है, कोई हमारा हाथ खींचे, हम नहीं चाहते कि हमारा हाथ बॉडी से अलग हो। तो कोई हमारा हाथ खींचे तो हम अपने तरफ अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। बॉडी क्या है, अंदर से अपने डिफॉर्मेशंस को रोकने के लिए फोर्स लगा रहा है। तो वो जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है, इसी की वजह से इस बॉडी में क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम बॉडी पे लगा रहे हैं ना, यही जो फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो आप कहेंगे अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस a change in size and shape of the object on applying it
जब हम किसी भी, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ये कर सकते हैं कि क्यूबिकल शेप है, इस पर मैं क्या करूं, हैमर से मैं इस पर स्ट्राइक कर रहा हूं और स्ट्राइक करके मैंने इसे एक शीट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका शेप और साइज़ दोनों चेंज हो रहा है। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलेंगे इसे हम, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो हैमर से आपने लगातार मारा इस पर, तो ये क्या हो गया, एक क्यूब की शेप से किस में बन गया, या फिर आप कह सकते हैं एक सिलेंड्रिकल शेप में था, सिलेंड्रिकल शेप से ये सर्कुलर प्लेट में कन्वर्ट हो गया। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करते हैं, शेप और साइड्स को चेंज कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है इलास्टिक लिमिट की। इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट की मैं बात करूं तो इलास्टिक लिमिट वो अपर लिमिट है डिफॉर्मिंग फोर्स का, जहां तक डिफॉर्मिंग फोर्स को यदि हम अप्लाई करें उस ऑब्जेक्ट पे, उसके बाद रिमूव कर देना, तो वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, तो उस फोर्स, उस लिमिट को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। लेकिन उसके ऊपर यदि वो अपने ओरिजिनल शेप को नहीं रीगेन कर पा रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। तो ये क्या, इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप कंप्लीटली, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। लेकिन बियॉन्ड विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड, उस पॉइंट से थोड़ा से भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स को इंक्रीज कर देंगे, देन बॉडी लूजेज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। इसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। हमारा मटेरियल कैसा बन जाएगा, प्लास्टिक बन जाएगा। इनके लिए मैं डायग्राम दिखाऊंगा और इनको पूरी तरह से डिफाइन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फ़िलहाल आप ये मान के चलिए कि यदि हम किसी भी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और फिर उसे हटा दें, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स की लिमिट थी इसे हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। लेकिन उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लगा दिया, अब हटाने के बाद भी अपने ये ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे प्लास्टिक। ठीक है। अब एक होता है वर्ड यूज होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ का मतलब क्या है, कि मतलब किसी भी बॉडी पे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और डिफॉर्मिंग फोर्स को आपने हटाया, तो वो इमीडिएट ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, तुरंत, इमीडिएट, धीरे धीरे नहीं, इमीडिएट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। तो आप कहेंगे दोज प्रॉपर्टी विच रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशंस इमीडिएटली एंड कंप्लीटली आफ्टर रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड परफेक्टली बॉडीज। इसका एग्जांपल क्या है, क्वार्ट्ज या फिर फास्फोरस ब्रोंज। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की बात करें, दोज बॉडीज विच डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशंस एट ऑल ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। करने का मतलब है डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद बिल्कुल कुछ भी कम, जितना डिफॉर्म हो गया 1%, 0.001% भी वो वापस न जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इसका एग्जांपल क्या है, पुट्टी, पैराफिन, वैक्स। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। आप वीडियो देखते रहिए, लगातार चैनल पे बने रहिए, और मैं अगले लेक्चर में आपको और भी थोड़ा सा बेहतरीन कुछ टॉपिक्स दिखाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको 11th का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे पे बोला था ड्यूरिंग द डिस्कशंस ऑफ सिलेबस ऑफ 11th फिजिक्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं यूनिट फर्स्ट पढ़ाने के बाद, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाने के बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 9 है, यूनिट 9 चैप्टर 9 पढ़ाऊँगा। वैसा ही बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर का पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। यूनिट एंड मेजरमेंट इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जितने भी प्रॉपर्टी उन सभी के यूनिट के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो वो हमने आइडिया देख लिया, और उससे रिलेटेड कुछ जो बातें रहेगी वो फर्दर पूरे ड्यूरिंग द इंटायर सिलेबस हम उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। यूनिट एंड डायमेंशंस जो चैप्टर है वो कभी फिनिश ही नहीं होता, हमेशा कंटिन्यू होता है। कभी भी साइड में चैप्टर को, टॉपिक को हमने उसे रोका, वहाँ पे उसके डायमेंशंस एनालिसिस, उसके फार्मूले, उसके यूनिट की हम बातें कभी भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट पढ़ने के बाद हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पढ़ते तक, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, 11th पूरी तरह से कंप्लीट होता भी नहीं है, और
बोर्ड के एग्ज़ाम होते नहीं हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, थोड़े से इन चीज़ों को नहीं कवर कर पाते हैं। हमारे समर वेकेशंस चल रहा है, हम लोग छुट्टियों पे हैं, तो इस समर वेकेशंस के अंदर ही हम ये सभी चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, और बाकी जैसे ही स्कूल्स ओपन होंगे फिर से हम वहीं पे चैप्टर पे होंगे, और क्लास के साथ साथ ये क्लास से पहले पहले हम लोग चलते रहेंगे और सिलेबस को कवर करते रहेंगे। तो ठीक है, आज हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की मैं बात करूं तो ये कोई भी हमारे पास जो सॉलिड्स है ना, उन सभी सॉलिड्स पे जब हम लोडिंग करते हैं ना, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो अफेक्ट होती है, या फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमें जानना होता है। उन प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो ठीक है, आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हम कहेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2024 है, उसके अकॉर्डिंग जो हमें सिलेबस कवर करना है फॉर मैकेनिकल, किसके लिए, फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसके लिए उन्होंने जो सिलेबस डिसाइड किया है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, या फिर हमें यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हमें कवर करना है हुक्स लॉ क्या होता है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। बल्क मॉडुलस क्या है, शियर मॉडुलस, या फिर हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया सिर्फ चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में इसकी एनालिसिस नहीं करना है। और लास्ट में हमारे पास टॉपिक है पॉइजन्स रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी। ये जो है नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 के अकॉर्डिंग हमें कवर करना है या हमें पढ़ना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि इन सभी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। जब वो कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से आएंगे तभी इन टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में मैं बेसिक्स की बातें करने वाला हूँ, कि वो सब बातें जिन बेसिक्स को पढ़ने के बाद हमें ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए, जो कि हमें बोर्ड में भी यूज़फुल हो, साथ ही साथ यदि मैं नीट का JEE का एग्ज़ाम हम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें यूज़फुल हो। तो ठीक है, तो इसके बाद ये एक लेक्चर बनाने के बाद मैं फिर से एक लेक्चर और बनाऊंगा, वो भी बेसिक लेक्चर होगा। उसके बाद हमारे ये सिलेबस जो है तेज़ी से कवर होने लगेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या होता है। इसके चैप्टर का नाम है, तो इस चैप्टर को हमें नाम तो पता होना चाहिए। इस चैप्टर का नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ही क्यों रखा गया, या फिर इसमें हम क्या देखने वाले हैं, क्या होने वाला है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ें तो उस चैप्टर का जो नाम दिया जाता है उसका कुछ लॉजिक होता है। उस लॉजिक को यदि आप समझ गए ना तो आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यदि लॉजिक नहीं समझे तो फिर चैप्टर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, या फिर कहें बेसिक ऑब्जेक्टिव, इज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर लोडिंग कंडीशंस। मान लीजिए कि हमारे पास कोई ये मटेरियल है, ये जैसे AC का रिमोट है, इसमें मैंने फोर्स लगाया है, लोड लगाया, पुल करने का हो सकता है, कंप्रेस, ऐसे मैं लोड लगा रहा हूँ, इसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोडिंग कंडीशंस में ये मटेरियल कैसा बिहेव करेगा, इस मटेरियल के अंदर क्या क्या होगा, इन सभी का जो एनालिसिस, मैंने इस पर लोड लगाया है, फोर्स लगाया है, उसकी वजह से इसमें क्या बदलाव आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, और या फिर क्या चीज़ें चेंज होंगी, कैसा फोर्स होगा, इस पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो कोई इंटरनल फोर्स या फिर कोई इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स इसको मेरे फोर्स को अपोज करेगा। ये सब डिस्कशन इस यूनिट, इस चैप्टर में होने वाला है। तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर्स ऑफ मटेरियल अंडर द लोडिंग कंडीशंस। और ये हमारा जो मटेरियल का बिहेवियर्स है ये दो तरह का होता है। एक तो होता है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, दूसरा होता है प्लास्टिक बिहेवियर्स ऑफ मटेरियल्स। इलास्टिक बिहेवियर्स ऑफ मटेरियल्स की बात करें तो जब हम किसी भी सॉलिड्स पे जब हम लोड लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होते हैं। जैसे ही हम उस लोड को रिमूव करेंगे, फोर्स को रिमूव करेंगे, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशंस में आ जाते हैं। तो ये मटेरियल का जो ये बिहेवियर है ना, इस बिहेवियर को हम इलास्टिक बिहेवियर कहते हैं। इलास्टिक बिहेवियर को सबसे अच्छा समझने के लिए बचपन से आपने देखा होगा रबर को कुछ लोग हमारे फैमिली, हमारे मदर उधर बोलते हैं इसकी इलास्टिक ख़राब हो गई है। वो हमसे ज़्यादा टेक्निकल थे। इलास्टिक
ख़राब क्यों हो गई? क्योंकि इलास्टिक एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यदि हम उसको खींचें और फिर या फिर उस पर लोड लगाएं तो उसमें कुछ इलोंगेशंस होगा, छोड़ दें तो फिर ओरिजिनल पोजीशंस में आ जाए। मतलब लोड लगाएं तो डिफॉर्मेशंस होगा। डिफॉर्मेशंस क्या है? डिफॉर्मेशंस मैं आपको बताना चाहूँगा। डिफॉर्मेशंस क्या है कि यदि कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी एटम्स अपने पोजीशंस को चेंज कर ले, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशंस। क्या बोलेंगे उसको? हम डिफॉर्मेशंस बोलेंगे। तो मतलब लोड लगाने की वजह से यदि उसने अपनी पोजीशंस को चेंज किया तो उसमें डिफॉर्मेशंस हुआ। लोड को हम हटा दें तो ओरिजिनल पोजीशंस में वापस आ जाता है। तो ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल का बिहेवियर है या ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल का, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। यदि एक बार लोड लगाने के बाद, डिफॉर्मेशंस होने के बाद यदि वो अपने ओरिजिनल पोजीशंस में नहीं पहुँच पाता है तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इलास्टिक बिहेवियर सब सॉलिड्स की मैं बातें करने जा रहा हूँ। तो इलास्टिक बिहेवियर सब सॉलिड्स को समझने के लिए आप कह सकते हैं सबसे पहले में सॉलिड्स को पता होना चाहिए। तो सॉलिड्स में क्या होते हैं? जितने भी इन सॉलिड्स ईच एटम एंड मॉलिक्यूल्स इज सराउंडिंग बाय नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आप कोई भी देख लीजिए, जैसे आपके पास कोई ये रिमोट है या फिर आप कहेंगे कि ये हमारे पास बॉटल्स है, तो इसमें क्या है कि एक मॉलिक्यूल्स के जस्ट बगल क्या है? दूसरा मॉलिक्यूल्स है। और जैसे ये मैंने कोई ब्लॉक बना दिया, क्या बना दिया? ब्लॉक बना दिया। ये हमने क्या बना दिया? ब्लॉक बना दिया। तो यहाँ पे क्या है कि सॉलिड्स है ये, इसमें एक मॉलिक्यूल्स के सराउंडेड है बाय नेबरिंग एटम्स से। ये सॉलिड्स में होता है। गैस, लिक्विड में भी ऐसा होता है, लेकिन गैस में एक मॉलिक्यूल्स हो सकता है यहाँ पे, दूसरा मॉलिक्यूल्स हो सकता है बहुत दूरी पे हो, तो हो सकता है उसके जस्ट पास में दूसरा मॉलिक्यूल्स ना हो। दूसरा, दे आर बाउंडेड टुगेदर बाय इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज। वो आपस में, आप जानते हैं जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में जो इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग होती है, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिक्विड में और कम होते हैं, गैसेज में सबसे ज़्यादा कम होते हैं। तो वो आपस में एक फिक्स्ड पैटर्न में, एक फिक्स्ड शेप में इसलिए हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स के थ्रू बाइंड है। तो दे आर बाउंडेड टुगेदर बाय इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस एंड स्टे इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस। इसीलिए जैसे ये हमारा पेन है, इसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बाउंड है, जिसकी वजह से ये एक फिक्स्ड शेप में है। ठीक है, कैसे है? फिक्स्ड शेप में है। नेक्स्ट यदि हम बातें करें, व्हेन सॉलिड इज डिफॉर्म द एटम और मॉलिक्यूल्स, atom and molecules are displaced from their equilibrium position causing changes in the interatomic distance। अब देखिए, जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्टिक्स है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स लगाने की वजह से टूट गया और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हो गए अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो आप कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो क्या हो गया? डिफॉर्म हो गया। बॉडी क्या हो गया? डिफॉर्म। जैसे कि मेरा हाथ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, यदि मैं फोर्स लगा के खींच लूँ, यहाँ से आगे मूव कर गया, मतलब मॉलिकुलर जो मॉलिक्यूल्स है वो डिस्प्लेस्ड हो गया अपने पोजीशन से, तो कहेंगे ये डिफॉर्म्ड हो गया। तो आप कहते हैं हाथ टूट गया। तो मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशंस को चेंज कर लें, एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशंस बोलते हैं। और उनका इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस या फिर कहेंगे जो इनके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है ड्यूरिंग डिफॉर्मेशंस। तो सबसे अच्छा समझने के लिए, हम इसको समझने के लिए हमारे पास एक स्प्रिंग मॉडल है। ये एक मॉलिक्यूल्स है, दूसरा मॉलिक्यूल्स है, 3 4 ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं और इन मॉलिक्यूल्स को हम ये देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये क्या है? आपस में स्प्रिंग से बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? स्प्रिंग से बंधे हुए हैं। स्प्रिंग क्या दिखा रहा है यहाँ पे? ये स्प्रिंग जो है इंटर मॉलिकुलर फोर्स को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? इंटर मॉलिकुलर, या फिर आप कहेंगे ये इंटर एटॉमिक फोर्स को डिनोट कर रहा है। किसको? इंटर एटॉमिक फोर्स को डिनोट कर रहा है। जब फोर्स लगाएंगे तो मॉलिक्यूल्स जो होता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होता है। फोर्स या लोड लगाएंगे तो इंटर मॉलिकुलर जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होता है। जैसे ही फोर्स हटा देंगे, हो सकता है वो अपने वापस पोजीशंस पे आ जाए। यदि वापस पोजीशंस पे आ जाए तो ये जो बिहेवियर कहलाएगा सॉलिड्स का, इसे हम बोलेंगे इलास्टिक बिहेवियर। यदि वापस नहीं लौट पाया तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बिहेवियर।
तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बिहेवियर। तो मैंने कहा व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड द इंटर एटॉमिक फोर्सेस टेंड्स टू ड्राइव देम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशंस, ओरिजिनल पोजिशंस पे वापस आ गए, दस द बॉडी रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड दिस प्रॉपर्टी या बिहेवियर इज नोन एज इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। मतलब जैसे मैंने इसको यहाँ पे फोर्स लगाया और खींचा तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आया, मैंने छोड़ दिया फिर से वापस इसी पोजीशंस पे चला गया। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स है या जो बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स है, इस बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। लेकिन मान लीजिए फोर्स या लोड लगाने की वजह से उसने अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हुआ, लोड या फोर्स रिमूव करने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे नहीं पहुंच पाया, तो वो जो बिहेवियर्स ऑफ सॉलिड्स होगा उसे हम बोलेंगे प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। उसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो अब हमें समझने की ज़रूरत ये है कि इंटर मॉलिकुलर फोर्स या फिर इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होते हैं। इंटर मॉलिकुलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स, ये इंटर मॉलिकुलर और इंटर एटॉमिक फोर्स एक ही हैं। तो कहने का मतलब है कि सॉलिड्स में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है ना, वो अरेंज्ड है किसी फिक्स्ड पैटर्न में। जैसे डस्टर है, उसका कोई शेप है, पेन है, कोई शेप है, तो ये किसी पैटर्न में या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसा मतलब स्ट्रक्चर है जो कि मॉलिक्यूल्स के आपस में टुगेदर बाउंड होने की वजह से है। तो ये आपस में बाउंड किसकी वजह से हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्स या फिर इंटर एटॉमिक फोर्स। आप कहेंगे इन सॉलिड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन सच वे दैट ईच मॉलिक्यूल एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स ड्यू टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। नेबरिंग मॉलिक्यूल्स की वजह से ये आपस में बाउंड्स हैं, अरेंज्ड हैं। तो ये जो फोर्स है उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इंटर मॉलिकुलर फोर्स, या फिर कहेंगे दीज फोर्स आर नोन एज इंटर मॉलिकुलर फोर्स या फिर इंटर एटॉमिक फोर्स। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कुछ इस तरह से शेप है। ये शेप क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज्ड है। हो सकता है कि शेप ऐसा हो क्योंकि मॉलिक्यूल्स इस शेप में अरेंज्ड हैं। तो ये सब सॉलिड्स हैं, इनका शेप जो है फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि इनके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स है जो कि उस शेप को फिक्स्ड किए हुए हैं और उनकी वजह से ये बना हुआ है। अब बात आती है फोर्स की, बात आती है किसकी, फोर्स की। फोर्स यहाँ पे हमें समझने के लिए फोर्स दो तरह के होते हैं। फोर्स की हम बात करें तो फोर्स दो तरह से होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो ये तो होता है एक्सटर्नल फोर्स। क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। और एक होता है इंटरनल फोर्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसे और ज़्यादा डीप में बोलना चाहूँ तो मैं कहूँगा इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। जब किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं या फिर लोड लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशंस होता है। लेकिन इस दुनिया जहान में कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है जो कि डिफॉर्म होना चाहती है। कोई भी डिफॉर्म नहीं। जैसे हम आप हैं, कोई हमारा हाथ खींचे, हम नहीं चाहते कि हमारा हाथ बॉडी से अलग हो। तो कोई हमारा हाथ खींचे तो हम अपने तरफ अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। बॉडी क्या है, अंदर से अपने डिफॉर्मेशंस को रोकने के लिए फोर्स लगा रहा है। तो वो जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है, इसी की वजह से इस बॉडी में क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम बॉडी पे लगा रहे हैं ना, यही जो फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो आप कहेंगे अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अप्लाइंग इट। जब हम किसी भी, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ये कह सकते हैं कि क्यूबिकल शेप है, इस पर मैं क्या करूं, हैमर से मैं इस पर स्ट्राइक कर रहा हूं और स्ट्राइक करके मैंने इसे एक शीट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका शेप और साइज़ दोनों चेंज हो रहा है। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलेंगे इसे हम, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो हैमर से आपने लगातार मारा इस पर, तो ये क्या हो गया, एक क्यूब की शेप से किस में बन गया, या फिर आप कह सकते हैं एक सिलेंड्रिकल शेप में था, सिलेंड्रिकल शेप से ये सर्कुलर प्लेट में कन्वर्ट हो गया। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करते हैं, शेप और साइड्स को चेंज कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है इलास्टिक लिमिट की। इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट की मैं बात करूं तो इलास्टिक लिमिट वो अपर लिमिट है डिफॉर्मिंग फोर्स का, जहाँ तक डिफॉर्मिंग फोर्स को यदि हम अप्लाई करें उस ऑब्जेक्ट पे, उसके बाद रिमूव कर देना तो वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले। तो उस फोर्स, उस लिमिट को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। लेकिन उसके ऊपर यदि वो अपने ओरिजिनल शेप को नहीं रीगेन कर पा रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। तो ये क्या, इलास्टिक लिमिट इज़ द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप कंप्लीटली।
तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। लेकिन बियॉन्ड विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड, उस पॉइंट से थोड़ा से भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स को इंक्रीज कर देंगे, देन बॉडी लूजेज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। इसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। हमारा मटेरियल कैसा बन जाएगा, प्लास्टिक बन जाएगा। इनके लिए मैं डायग्राम दिखाऊंगा और इनको पूरी तरह से डिफाइन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फ़िलहाल आप ये मान के चलिए कि यदि हम किसी भी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और फिर उसे हटा दें तो वो अपने ओरिजिनल शेप में ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले। तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स की लिमिट थी इसे हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। लेकिन उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लगा दिया, अब हटाने के बाद भी अपने ये ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे प्लास्टिक। ठीक है। अब एक होता है वर्ड यूज होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ का मतलब क्या है कि मतलब किसी भी बॉडी पे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और डिफॉर्मिंग फोर्स को आपने हटाया तो वो इमीडिएट ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, तुरंत, इमीडिएट, धीरे धीरे नहीं, इमीडिएट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। तो आप कहेंगे दोज प्रॉपर्टी विच रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशंस इमीडिएटली एंड कंप्लीटली आफ्टर रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड परफेक्टली बॉडीज। इसका एग्जांपल क्या है, क्वार्ट्ज या फिर फास्फोरस ब्रोंज। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की बात करें, दोज बॉडीज विच डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशंस एट ऑल ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। करने का मतलब है डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद बिल्कुल कुछ भी कम, जितना डिफॉर्म हो गया 1%, 0.001% भी वो वापस न जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इसका एग्जांपल क्या है, पुट्टी, पैराफिन, वैक्स। ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। आप वीडियो देखते रहिए, लगातार चैनल पे बने रहिए और मैं अगले लेक्चर में आपको और भी थोड़ा सा बेहतरीन कुछ टॉपिक्स दिखाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।